गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। 10 मिनट्स का ब्रेक दिया है मैंने, तो 10 मिनट्स के बाद सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके जी, वेलकम बैक। और अभी तक सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। जल्दी जल्दी से बुलाएं सबको। इतना ज़्यादा जो है वेट थोड़ी किया जाता बेटा, इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं दिया जाता। 10 मिनट्स ब्रेक दे दिया बस। आ जाएं जल्दी से, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। गुड सारा, आप यहीं हैं तो मैं भी बस स्टार्ट करने लगी हूँ। मज़ीद वेट नहीं कर सकते इस तरह से ना। 10 मिनट्स का ब्रेक दिया था, बस 10 मिनट्स बहुत होते हैं। चलें जी, हमने असेसमेंट पढ़नी है। ये थोड़ा सा ज़रा स्लाइड्स को आगे ले जाने में टाइम लग रहा है।
चले जी। फिज़िकल असेसमेंट की बात हो रही थी। फिज़िकल असेसमेंट में मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, तो याद रखें कि सबसे पहले हमने उसको एक रेंज में जो है हमने उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है, यानी हम बेसिक से मोर सोफिस्टिकेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन मैनूवर्स जो हैं उनकी तरफ जाना है। यानी हमने सबसे पहले जनरली पेशेंट का यानी गेट देखना है, जो एक जनरल असेसमेंट होती है वो सबसे पहले हमने उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ चेक करनी है। उसके बाद हमने उसकी मोर सोफिस्टिकेटेड मूवमेंट का मतलब ये है बेटा कि फिर हम स्पेसिफिक उन जॉइंट्स की तरफ, उन बोन्स की तरफ, उन मसल्स की तरफ जाएंगे जिसकी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। फिर हम उनकी तरफ जाके उनकी स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स हैं उनको हम असेस करेंगे। Techniques of inspection and palpation are used to evaluate the patient's posture, gait, bone integrity, joint function, and muscle strength and size. So, anyone know about what is inspection and what is palpation? Health assessment start हो गई है ना आपकी, तो कोई बता सकता है? आपको कुछ concept है what is inspection and what is palpation? In addition, assessing the skin and neurovascular status is an important part of a complete musculoskeletal assessment. Anyone knows what is inspection and what is palpation? Tell me. Does anyone know what is inspection and what is palpation? ओके, निम्रा ने जवाब दिया कि इंस्पेक्शन जो है दैट इज ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्पेक्शन का ये मतलब होता है कि हम क्या चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड इंस्पेक्शन। और पल्पेशन क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज पल्पेशन? पल्पेशन ये होती है बेटा, हाँ ठीक है, टैपिंग, यानी हम अपने जो फिंगर्स हैं उसके साथ टच करके जब किसी चीज को असेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्पेशन। तो जो टेक्निक है जो हमने पेशेंट का, यानी ऑब्वियसली पेशेंट हमारे पास चल के आ रहा है, हमें अपनी आंखों से देख के पता लगेगा ना कि वो किस तरह से चल रहा है, उसकी बॉडी का क्या है, उसका पोस्चर क्या है, फिर बोन की इंटेग्रिटी हम अपने हाथों से पल्पेट करके जो है वो हम असेस कर सकते हैं। और जॉइंट फंक्शन है उसे हमें करना होता है। मसल्स की स्ट्रेंथ को हमें जो चेक करना तो हम जो मूव करवा के देखते हैं और प्लस मसल्स को मेजर करते हैं, उससे हमें मसल्स की स्ट्रेंथ और साइज का अंदाजा होता है। बोन की इंटेग्रिटी चेक करनी है, उसके साथ साथ हमने स्किन में न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना है, यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक आ रही है, नहीं आ रही। पेशेंट से पूछेंगे उसे कोई टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं हो रही। यही मेथड होते हैं जिससे हमने पेशेंट की जो स्किन का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है उसको भी हमने चेक करना है। ओके, अब ये देखें थोड़ा सा पोस्चर के बारे में। हेल्दी पोस्चर किस तरह का होता है कि पेशेंट की जो बैक होती है वो स्ट्रेट होती है ना, ठीक है जी। पोस्चर काइफोसिस इज एन एबनॉर्मेलिटी, लॉर्डोसिस इज एन एबनॉर्मेलिटी, स्कोलियोसिस इज एन एबनॉर्मेलिटी। जो काइफोसिस
जो काइफोसिस होता है उसमें ये होता है बेटा कि जो थोरैक्स पोर्शन का एक आउटवर्ड कर्व होता है वो एक एबनॉर्मली आउटवर्ड मूव कर जाता है, यानी देख रहे हैं आप पिक्चर में ही आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस में ये होता है कि ये जो हमारा लंबर पोर्शन में बैक जो होती है थोड़ी सी अंदर की तरफ कर्व होती है, ये नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा अंदर की तरफ डीप वो कर्व बन जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। इसके अलावा स्कोलियोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जो आपका जो स्पाइनल कर्व है, ठीक है ना, वो एक साइड को मूव कर जाता है, ठीक है जी, यानी एक तरफ को टिल्ट हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, क्या हमें ये पेशेंट का जो पोस्चर है, क्या हमें इंस्पेक्शन से देखने से पता नहीं लगेगा कि पेशेंट का पोस्चर क्या है? तो यही हमने आपको अभी पढ़ाया कि जो हेल्थ असेसमेंट हम कर रहे हैं उसमें इंस्पेक्शन करते वक्त हमने इस तरह से पेशेंट को जो है उसकी यानी पोस्चर को हमने इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद गेट है, चलता हुआ पेशेंट आपके पास आएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन सारे गेट्स को, क्योंकि ये आपका हेल्थ असिस्टेंट के अंदर डिटेल में आएगा, वहाँ आप इसको पढ़ेंगे। बाकी बताने का मकसद सिंपल ये है कि आप अपने पेशेंट को कहते हैं, या वैसे भी जब पेशेंट आपके पास चल के आ रहा हो तो आप उस वक्त भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आपने उस वक्त ऑब्जर्व नहीं किया या आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे कहते हैं कि आप उस वो आपको चल के दिखाए। इस तरह आपको क्या होता है कि पेशेंट का गेट समझ आ रहा है, आप पेशेंट का गेट असेस कर लेते हैं। ओके जी, बोन इंटेग्रिटी, द बोनी स्केलेटन इज असेस्ड फॉर डिफॉर्मिटीज एंड अलाइनमेंट। जो आपका बोनी स्केलेटन है, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा ऑब्वियस लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इस सब भी तो वो जो एक स्पाइनल कर्व है वो भी तो बोन्स पे ही कंसिस्ट कर रहा है ना बेटा। तो इसी तरह से बोन का जो स्केलेटन होता है उसको हम ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं डिफॉर्मिटी के लिए, यानी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आपको नजर आ रही, और प्लस अलाइनमेंट के लिए, यानी उसकी अलाइनमेंट कैसी है, वो सीधा है नहीं है, और जिस बोन को सीधा होना चाहिए वो बोन सीधी है या नहीं है, या जिसको थोड़ा सा कर्व होना चाहिए वो कर्व है या नहीं है। तो इसी तरह से हम बोनी स्केलेटन की डिफॉर्मिटी और अलाइनमेंट को चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक पार्ट की बात आ जाती है, यानी जो एक जैसे पार्ट्स होते हैं बॉडी में, तो जो भी सिमेट्रिक पार्ट्स होंगे बॉडी के, जैसे उसमें एग्जांपल आपको बताया मैंने एक्सट्रीमिटीज़ की, उनको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। कोई एबनॉर्मल बोन तो नहीं ग्रो हुई हुई, यानी जैसे बोन ट्यूमर्स में हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ हुआ। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि एक बाजू की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आर्म की, कि एक आर्म की लेंथ दूसरे आर्म की लेंथ शॉर्टन है, यानी शॉर्टन एक्सट्रीमिटी तो नहीं है, या फिर एम्पुटेशन हुई हुई है, जैसे बिलोनी एम्पुटेशन होती है, या कोई भी एक्सट्रीमिटी में एम्पुटेशन हो सकती है, आप उसे असेस करते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स दैट आर नॉट इन एनाटॉमिक अलाइनमेंट आर नोटेड। और इसी तरह से बॉडी पार्ट्स जिनकी जो एनाटॉमिक लोकेशन या एनाटॉमिक अलाइनमेंट ओके है, करेक्ट है, क्या वो अपनी जगह मौजूद है या नहीं है। जैसे अगर फीमर बोन है तो उसको स्ट्रेट होना है, वो ऑब्वियसली अगर थोड़ी बहुत भी टिल्टेड होगी तो वो हमें नजर आएगी। टिबिया फिब्यूला है, उससे आपकी बॉडी की एक अलाइनमेंट बनती है, बोन की एक अलाइनमेंट की वजह से वो भी हमें नजर आ जाती है। फ्रैक्चर फाइंडिंग्स में इंक्लूड एबनॉर्मल एंगुलेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, मोशन एट पॉइंट्स अदर देन जॉइंट्स, एंड क्रेपिटस, यानी एक ग्रेटिंग साउंड आती है एट द पॉइंट ऑफ एबनॉर्मल मोशन। Movement of fracture fragments must be minimized to avoid additional injury। उसके बाद हम फ्रैक्चर से रिलेटेड फाइंडिंग देख लेते हैं। कोई एबनॉर्मल एंगुलेशन है, यानी देखें अल्लाह ताला ने हर बोन को, जिस तरह से हमारी बॉडी बनी हुई है, ज़रा सा भी एंगल एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई है, अगर ज़रा सा भी एंगल इंच में भी अगर एंगल हमारा डिफ़र करता है तो ऑब्वियसली हमारी पूरी बॉडी का जो एक गेट है, एक पोस्चर है, वो चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनकी हम एंगुलेशन को भी चेक करते हैं। इसी तरह से देखा जाता है कि जो मूवमेंट है वो जॉइंट के ऊपर हो रही है या जॉइंट के अलावा आसपास उसके किसी पॉइंट से मूवमेंट ओरिजिनेट हो रही है। और फिर इस तरह की अगर मूवमेंट होती है, कोई भी एबनॉर्मल मोशन होता है, तो उसकी एक ग्रेटिंग साउंड आती है जिसको हम क्रेपिटस कहते हैं। और अगर कोई हुआ है तो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स होते हैं, हमें उसकी मूवमेंट को मिनिमाइज करना होता है सबसे पहले। क्यों बोलते हैं अगर फ्रैक्चर होता है, क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले अगर पॉसिबल हो सके, आपको लगता है दैट यू कैन डू, तो आप उसको सबसे पहले उसकी जो फंक्शनल अलाइनमेंट है
के ऊपर उसको सेट कर दें और फिर वही उसको इमोबाइल कर दें, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट एबल कि आप उसको एक जो उसकी फंक्शनल पोजीशन है उस जगह पे उसको आप फिक्स कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आप उसको इमोबाइल कर दें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स होंगे उससे मज़ीद इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है जी। तो अगर आप उसको इमोबाइल कर देंगे तो वो मज़ीद एक दूसरे के साथ टकरा कर मज़ीद इंजरी कॉज नहीं करेंगे। उसके बाद जॉइंट फंक्शन की तरफ आ जाइए। The articular system is evaluated by noting range of motion। अब जॉइंट के फंक्शन को, जॉइंट किस तरह से मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमने एवेलुएट करना है। जॉइंट के फंक्शन को हम एवेलुएट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सबको पता होता है कि इस जॉइंट की कितनी रेंज ऑफ मोशन है, पहले हम उनकी रेंज ऑफ मोशन करवा के जो है वो चेक कर लेते हैं। कोई डिफॉर्मिटी है, आंखों से नज़र आ जाएगा। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, पेशेंट किसी एक जॉइंट के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा, स्टेबल नहीं हो पा रहा, हमें पता लग जाएगा। नोड्यूल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, गोल गोल से आपको अलग नज़र आएंगे, अगर नोड्यूल्स फॉर्मेशन हुई है वो आपको पता लग जाएगी। रेंज ऑफ मोशन जो होती है बेटा, वी कैन एवेलुएट एक्टिवली एंड पैसिवली, दोनों तरीकों से हम रेंज ऑफ मोशन को जी हाँ बिल्कुल राबिया, यू आर राइट, मैक्सिमम एबिलिटी टू मूव ही होती है रेंज ऑफ मोशन। वी कैन असेस रेंज ऑफ मोशन बाय टू मेथड्स, एक्टिवली एंड पैसिवली। एक्टिवली में सिंपल हम ये करते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने जॉइंट्स को मूव करें, यानी जो जॉइंट के मसल्स होते हैं सराउंडिंग द जॉइंट, जो मसल्स होते हैं वो उसको मूव करवाते हैं, इससे हम मूवमेंट देख लेते हैं। और पैसिव मूवमेंट ये होती है कि एग्जामिनर उन जॉइंट्स को खुद अपने हाथों से मूव करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हैं बेटा? किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, और मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही, चीज़ें समझ आ रही हैं साथ साथ? चलें जी, ठीक है, गुड। अब जो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मे बी द रिजल्ट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटी। अब एक तो हमने ये पढ़ लिया कि रेंज ऑफ मोशन हमने असेस करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड शो हो रही हो, ठीक है ना, यानी उसकी जो एक रेंज है, एक जॉइंट की जो रेंज है मूव करने की, वो उतनी रेंज पर उसे मूव ना कर पा रहा हो। तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मे बी द रिजल्ट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटी, यानी किसी भी किस्म की स्केलेटल में डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। जॉइंट पैथोलॉजी हो सकती है, जॉइंट के दरमियान कोई डिजीज हो सकती है, और कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, यानी जो जॉइंट के इर्द गिर्द मसल्स हो गए, टेंडन्स हो गए, वो उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, जॉइंट स्ट्रक्चर्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, उनकी उसकी वजह उसको हम कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है जी। टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल, इन सारी चीज़ों ने, जॉइंट के इर्द गिर्द जितने मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं या जॉइंट का कैप्सूल होता है, उसकी शॉर्टनिंग हो सकती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। If joint motion is compromised or the joint is painful, the joint is examined for effusion। अगर आपका मरीज आपको जॉइंट में पेन की कंप्लेन कर रहा है, और या फिर उस वो मूव नहीं कर पा रहा है, अपने जॉइंट को कॉम्प्रोमाइज है उसकी मूवमेंट, तो फिर हम एग्जामिन करते हैं उस जॉइंट को फॉर इफ्यूजन। यानी इफ्यूजन क्या होता है बेटा? किसी भी इफ्यूजन का वर्ड यूज होता है एक्सेसिव फ्लूइड। तो यहाँ पे हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा जॉइंट कैप्सूल होगा उसके अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, फिर हम उसे चेक करते हैं। प्लस जॉइंट में स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे उस एरिया को चेक किया जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर रेज आपको अगर फील होगा, तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्टिव इन्फ्लामेशन। तो इन सब चीज़ों को हमें चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद पल्पेशन आ जाती है जॉइंट की। पल्पेशन ऑफ द जॉइंट व्हाइल इट इज पैसिवली मूव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द जॉइंट। नॉर्मली जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ठीक है पेशेंट सब्जेक्टिव फीलिंग भी ज़रूरी होती है, लेकिन हमें जब हम जॉइंट्स को हमें पल्पेट करना, तो अभी हम अपने हाथों से करेंगे ना बेटा, तो इसी तरह से मूव भी करवाएंगे, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जॉइंट कितना ज़्यादा मूव कर सकता है। क्योंकि जब स्मूथली, हमें पता है नॉर्मली जॉइंट जो है वो स्मूथली मूव करते हैं, अगर वो स्मूथली मूव नहीं कर रहे हैं, कोई क्रैकिंग साउंड आ सकती है हमें मूव करते हुए, तो इट मीन्स कि ये
एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है जी। स्लाइटली कोई रफ सरफेस अगर हमें फील हो रही है किसी भी जॉइंट पे, बोन पे, तो ये आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, विच रिजल्ट्स इन क्रेपिटस, यानी एक ग्रेटिंग की साउंड आती है एज द इरेगुलर जॉइंट सरफेसेस मूव अक्रॉस वन अनदर। हमने डिस्कस किया था कि मसल स्ट्रेंथ और मसल का साइज चेक करना है, वो देखें पैसिव मूवमेंट करवा रहा है डॉक्टर इसमें, या फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट है। इन तीनों पिक्चर्स में देखें वो पैसिव मूवमेंट करवा रहा है, और पेशेंट को जो है कहा जाता है कि आप हमारी जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट आपने मूव करना है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो पेशेंट है उसके मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। और सेकंड चीज़ है मसल साइज, देखें मेजरिंग टेप से मसल्स को साइज, मसल्स का जो साइज है उसे चेक किया जा रहा है। ठीक है जी, अब स्किन की तरफ आ जाते हैं। इन एडिशन टू असेसिंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द नर्स इंस्पेक्ट्स द स्किन। एक तो हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चेक किया है, उसके साथ साथ नर्स ने इंस्पेक्ट करना है स्किन को, एडिमा तो नहीं हो रहा, वहाँ का टेम्परेचर चेक करना है, उस स्किन का कलर चेक करना है। उसके बाद palpation of the skin can reveal whether any areas are warmer, suggesting increased perfusion, or inflammation, or cooler, suggesting decreased perfusion, and whether edema is प्रेजेंट। यानी हमने फिर स्किन की पल्पेशन करनी होती है, उससे हमें ये पता लगेगा वो एरिया वार्मर है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा उस जगह का टेम्परेचर है, तो इस बात का ये मतलब होता है कि वहाँ पे परफ्यूजन, ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हुई हुई है, विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। या फिर वो एरिया बहुत ज़्यादा कूलर है, ठंडा है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे परफ्यूजन कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, और या फिर वहाँ पे एडिमा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने पल्पेशन करके चेक करनी है। इसके अलावा किसी भी किस्म के कट्स हो सकते हैं, ब्रूसेस हो सकते हैं, स्किन का कलर चेक करेंगे। एविडेंस ऑफ डिक्रीज सर्कुलेशन और इन्फ्लामेशन कैन इन्फ्लुएंस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। अच्छा ये देखें, सेंसेशन चेक करनी है और मोटर फंक्शन चेक करना है। अगर रेडियल नर्व होगी तो ऑब्वियसली पल्पेटिंग वेबिंग स्पेस बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर इंक्लूडिंग डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। ये देख रहे हैं आप, इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान अगर आप यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो ये पूरा एरिया इस तरह से यहाँ पे आपको फिर सेंसेशन फील होना ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि रेडियल, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा होगा? ब्रूसेस, ब्रूसेस राबिया, ब्रूसेस होते हैं बेटा बेसिकली, जैसे चोट, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ब्रूसेस आर नील, जो नहीं पड़ जाता अगर कोई चोट लगती है तो उस जगह पे नीली सी जगह बन जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रूसेस। और वो होता किस वजह से है कि जब हमारा जो स्किन डैमेज होती है तो उसी के साथ ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड वेसल जो छोटी छोटी मौजूद होती है, कैपिलरीज, वो भी डैमेज होती हैं, उनसे ब्लड एकदम से बाहर निकलता है और स्किन के अंडर ही, यानी स्किन से बाहर नहीं आता, स्किन के अंडर ही वो एकदम से एक जगह पे अकोमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्रूस फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमें पता लगेगा बेटा कि ये रेडियल नर्व में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से देखें, ये मीडियन नर्व के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि हम वही जो वेबिंग स्पेस हमने बैक ऑफ द हैंड पे प्रेस किया था, अगर हम वेबिंग स्पेस जो इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान है उसमें हम उसे प्रेस करेंगे और इस तरह से ये पूरा एरिया आपको जो हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, इसमें अगर सेंसेशन को फील नहीं हो, इट मीन्स के उसकी मीडियन नर्व में कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह से अल्ना नर्व है, तो पल्पेट करना है हमने बिटवीन द लिटिल फिंगर एंड द डिस्टल रिंग फिंगर ऑन पाल्मर एंड डॉर्सल सरफेसेस ऑफ द हैंड। यानी देखें पाल्मर और डॉर्सल दोनों सरफेसेस पे हमने किस जगह पे प्रेस किया है, जो आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, इन दोनों के दरमियान। और ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें अगर पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होती, इट मीन्स कि ये पूरा एरिया अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है और अल्नर नर्व में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट को इस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह से हम मोटर नर्व के फंक्शन अगर देख लेंगे, रेडियल नर्व है द एबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर्स एट द नकल जॉइंट, ये एबिलिटी है रेडियल नर्व की। इफ कास्ट इज ओवर हैंड ओनली असेस एक्सटेंशन ऑफ रिंग, यानी आप अपने मरीज से कहते हैं कि वो कलाई पर से अपने हाथ को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करे। इसी तरह से आपकी फिंगर्स जो जहाँ पे ज्वाइंट हो रही होती हैं
हैंड के साथ, ठीक है जी, उस जगह पे आप मूव करवाते हैं। ये दोनों मूवमेंट आपकी रेडियल नर्व की वजह से हो रही होती हैं। आप अपने पेशेंट से कहते हैं इन दोनों जगहों पर आप मूव करवाते हैं उसे। अगर वो मूव कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी रेडियल नर्व जो है वो पेटेंट है, एक्टिव है। और अगर वो मूव नहीं कर पाता अपनी मूवमेंट को वहाँ पे, यानी होल्ड नहीं कर पाता एकदम से, वो अगर वो ऊपर की तरफ हाथ को रिस्ट से मोड़ता है तो वो एकदम नीचे की तरफ चला जाता है, यानी बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता है, तो इट मीन्स कि रेडियल नर्व जो कि एक मोटर नर्व है, इसकी एक्टिविटी में, यानी रेडियल नर्व की जो मोटर एक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम है। इसी तरह से मीडियल नर्व की मोटर एक्टिविटी को देखें हम, द एबिलिटी टू ब्रिंग द थंब एंड द लिटिल फिंगर टुगेदर सो दे आर टचिंग, दिस इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ मीडियल नर्व। मोटर एक्टिविटी है, ये हम परफॉर्म करवा के दिखाएंगे। अगर पेशेंट ये नहीं कर सकता तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी मीडियल नर्व में प्रॉब्लम है। इसी तरह से अल्ना नर्व है, द एबिलिटी टू एबडक्ट द ऑल फिंगर, तमाम की तमाम आपकी हाथ की फिंगर्स को एबडक्ट करना यानी अलग अलग करना। पेशेंट से कहेंगे अगर वो कर सकता है और इस कंडीशन में उसे होल्ड कर सकता है तो इट मीन्स कि उसकी अल्ना नर्व जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है। अदरवाइज उसके साथ जो है ये अल्नर नर्व का जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक सबको समझ आ गया कि हमने किस तरह से सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है नर्व्स के, उन्हें हमने किस तरह से चेक करना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? चलें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं अब। ये तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ लिया। अब ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर तो हम रिलाई नहीं ना कर सकते। हम कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की फिर मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले इमेजिंग प्रोसीजर्स देख लेते हैं बेटा। देखें, एक्सरे स्टडीज हो सकती हैं, आप सबको पता है, डिफरेंट बोन्स के लिए, स्प्रेन्स के लिए, लिगामेंट की इंजरी के लिए, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज के लिए हम एक्सरेज करवाते हैं। और कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन्स करवाए जाते हैं, एमआरआईज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और आर्थ्रोग्राफी, सॉरी ये गलती से एन टाइप हो गया, दिस इज आर्थ्रोग्राफी। ठीक है जी। अब नर्सिंग इंटरवेंशन देख लेते हैं कि ठीक है हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करनी है, लेकिन नर्स की यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है इन इमेजिंग स्टडीज के लिए, वो हम देख लेते हैं। Before the patient undergoes an imaging study, the nurse assesses for conditions that may require special consideration during the study or that may be contraindication to the study, such as pregnancy, claustrophobia, inability to tolerate required position due to age, debility, or disability। ठीक है जी। मेंटल इम्प्लांट्स, इफ कंट्रास्ट एजेंट विल बी यूज्ड फॉर सीटी स्कैन और एमआरआई और आर्थ्रोग्राफी, द पेशेंट इज असेस्ड फॉर पॉसिबल एलर्जीज। ठीक है जी, ये समझ आ गई या क्लियर कर दूं? देखें, सिंपल नर्स की इंटरवेंशन इसमें क्या-क्या है कि कोई भी इमेजिंग स्टडी परफॉर्म करनी है, नर्स को सबसे पहले उन कंडीशंस को देख लेना है कि क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यानी कोई स्पेशल कंसिडरेशन तो नहीं है, कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है कि जिसमें हमें अपने पेशेंट को ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। जैसे प्रेगनेंसी हो गई, क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट हो गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ओल्डर एज की वजह से, जैसे एक पोजीशन में काफ़ी देर तक वो नहीं रह सकते। ठीक है। डिबिलिटी कहते हैं सिंपल फिजिकल वीकनेस को, किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकल वीकनेस है या फिर कोई डिसेबिलिटी है। फिजा मुनीर, क्लॉस्ट्रोफोबिया दिस इज़ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ कि जिन लोगों को कन्फाइंड प्लेसेस यानी बंद जगहों पे जाने से एकदम से घुटन होती है, उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्योंकि देखिए जब हम सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह परफॉर्म करवा
करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सीटी स्कैन और एमआरआई में हम पेशेंट को ऐसे रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। एक तो वो थोड़े कन्फाइंड भी होते हैं, आप सबको पता है, और वहाँ नॉर्मली बहुत सारे लोग मौजूद नहीं होते, तो ऐसे लोगों को उससे घबराहट होती है, डर लगता है, दैट दे आर कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट। ठीक है जी। और डेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, डिसेबिलिटी बता दिया, कोई मेटल इम्प्लांट्स हो सकते हैं बॉडी में, यानी अगर मेटल के कोई भी पूरे बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में मेटल के इम्प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि मेटल्स आर नॉट अलाउड इन सीटी स्कैन्स और एमआरआईज वगैरह। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने पेशेंट को प्रिपेयर कर सकें। और अगर कंट्रास्ट किसी भी किस्म का आपने अपने मरीज को देना है तो बहुत ज़रूरी है, यू शुड नो कि कंट्रास्ट की वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। उसके लिए आपने पहले से पेशेंट को असेस किया हो, उससे हिस्ट्री ली हो, और उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। Bone densitometry है। Bone densitometry is used to estimate bone mineral density। बेसिकली इस टेस्ट में हम जो बोन्स होती हैं उसकी मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं, यानी बोन लेवल के ऊपर जाके ये चेक करते हैं कि बोन के अंदर जो मिनरल्स हैं क्या वो रिक्वायर्ड अमाउंट में मौजूद है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, सॉरी क्वांटिटी में मौजूद है या नहीं है, यानी कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैट्रिक्स में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मौजूद हैं या नहीं। दिस कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू द यूज ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, बट द मोस्ट कॉमन मोडालिटीज विच इज यूज्ड इंक्लूडेड डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, जिसे हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें हम क्वांटिटेटिव कंपाउंड टोमोग्राफी एंड अदर मेथड, इन दोनों चीज़ों में, और थर्ड मेथड इज क्वांटिटेटिव अल्ट्रासाउंड। बेसिकली डेक्सा स्कैन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो डेक्सा स्कैन है वो उसमें बेसिकली हिप और स्पाइन, इन दोनों बोन्स को जाके हम वहाँ पे मिनरल्स को चेक करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं आपको पूरी बॉडी की ऑस्टियोपोरोसिस का, एंड मॉनिटरिंग अ पेशेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो डेक्सा स्कैन जो किया जाता है या बोन डेंसिटोमेट्री जो की जाती है उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मिनरल्स को देख रहे हैं, बोन के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं कि किस क्वांटिटी में होने चाहिए, किस क्वांटिटी में मौजूद है, और किस एक्सटेंट तक जो ओस्टियोपोरोसिस है, अगर पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस है तो वो किस एक्सटेंट तक है वो हमें पता लग जाएगा। और अगर पहले से ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट था, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको रिस्पॉन्स किस किस्म का है। ठीक है जी। फिर बोन स्कैन आ जाता है। अ बोन स्कैन इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट मेटास्टैटिक एंड प्राइमरी बोन ट्यूमर। बोन स्कैन परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी, जैसे बोन ट्यूमर हो सकता है विच वुड बी प्राइमरी बोन ट्यूमर, या फिर कोई मेटास्टेसिस हो सकती है बोन की, यानी कहीं और बॉडी में जो है ना ट्यूमर था और वो आके उसने बोन को इन्वॉल्व कर लिया है, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेटिक ट्यूमर। ठीक है जी। तो इसको हमें चेक करना होता है, इसको चेक करने के लिए हम बोन स्कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ओस्टियोमाइलाइटिस अगर होगा तो वो हमें बोन स्कैन से पता लग जाएगा। डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स का हमें बोन स्कैन से पता लग जाता है। एसेप्टिक नेक्रोसिस, अगर बोन का नेक्रोसिस होना शुरू हो गया ड्यू टू द इन्फेक्शन, वो हमें पता लग जाएगा। A bone-seeking radioisotope is injected IV. The scan is performed 2 to 3 hours after the injection. यानी बोन स्कैन करने के लिए हम सिंपल एक रेडियो आइसोटॉप जो है वो इंजेक्ट करते हैं आईवी, उसके साथ हम फ्लूइड लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो आइसोटॉप जो है वो उसकी ये एबिलिटी होती है दैट दैट इज बोन सीकिंग, यानी वो बोन के अंदर जाके अक्यूमुलेट हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो फिर हमें कलर्ड पिक्चर शो करना शुरू करता है। फिर हम 2 से 3 घंटे बाद उसका स्कैन लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कहीं गॉड फॉरबिड बोन का ट्यूमर तो नहीं है, या अगर मेटास्टेसिस हुआ हुआ है बोन्स की तरफ बॉडी के किसी भी पार्ट के ट्यूमर्स का, या फिर फ्रैक्चर है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या फिर नेक्रोसिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाती।
बोन डेंसिटोमेट्री के लिए जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है वो देख लेते हैं। बिफोर द पेशेंट अंडरगोज अ बोन स्कैन, द नर्स इंक्वायर्स अबाउट पॉसिबल एलर्जीज टू द रेडियो आइसोटॉप्स एंड assesses for any condition that would contraindicate performing the procedure। वही चीज़ें हैं, बोन स्कैन करवाना है, सबसे पहले आप ये देख लें पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है रेडियो आइसोटॉप से। आप ये देख लें कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन तो नहीं है सच एज प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ आपने पेशेंट को बताना है कि उसने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीना है बाद में भी, यानी प्रोसीजर करवाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि जो आइसोटॉप हमने बॉडी में इंजेक्ट किया था वो पानी के साथ किडनीज के थ्रू यूरिन में पास आउट हो जाए, आइसोटॉप एलिमिनेट हो जाए। स्कैन से पहले नर्स जो है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो अपना ब्लैडर जो वो एम्प्टी कर ले, क्योंकि स्कैनिंग में ऑब्वियसली पेल्विक बोन वगैरह ये सब इन्वॉल्व होती हैं। अगर पेशेंट रिलैक्स होगा, उसका ब्लैडर एम्प्टी होगा और उसका वो सारा एरिया रिलैक्स होगा तो अच्छे से जो है स्कैनिंग हो सकेगी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं रिपीट कर दूं, तो आज के लिए इतना ही। पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। 42 मिनट्स हो गए हैं लेक्चर को, पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आज का लेक्चर जो है हम उसे समराइज कर लेंगे। ठीक है जी, चलें।
जी अरूज फवाद, कोई क्वेरी है आपकी, बोलें। जी अरूज, मुझे पता लग गया, आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, डोंट वरी। जी अक्सा लियाकत, आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके, सबकी अटेंडेंस हो गई है, 38 स्टूडेंट्स। और अच्छा, निम्रा सुहेल ने क्वेश्चन किया है। निम्रा, आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी, वाई प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर दीज स्कैनिंग प्रोसीजर्स। बेटा, प्रेगनेंसी में स्पेशली स्पेशली इन फर्स्ट, मेरे लास्ट लेक्चर में भी रह गई थी बिनिश सर्वर। अच्छा बिनिश, तो क्यों रह गई थी बिनिश सर्वर? चलें, लास्ट लेक्चर की भी मार्क कर दिए। अच्छा, मुझे आपसे ये कहना था कि क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ कि जो स्पेशली, वैसे तो बेटा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेकिन बेसिकली प्रेगनेंसी में स्पेशली इन फर्स्ट 3 मंथ्स, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें किसी भी किस्म की जो रेडिएशंस होती हैं, यानी एक्सरे की रेडिएशंस हो गई, जितनी भी सीटी स्कैन्स हो रहे हैं, एमआरआईज हो रहे हैं, एक्सरेज हो रहे हैं, इनके जितनी भी रेडिएशंस होती हैं स्कैनिंग के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज दीज रेडिएशंस आर नॉट, इनफैक्ट दे आर फटल फॉर द फीटल। जो फीटस डेवलप हो रहा होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, दिस इज द रीज़न। आपको पता होगा कि अगर प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है बिल्कुल अवॉइड करते हैं, हाँ ठीक है, 2 मंथ्स के बाद एक स्कैन करवा लिया जाता है फॉर हार्ट बीट एंड एवरीथिंग देखने के लिए कि ठीक है, बट उसके बाद जो है यूजुअली ज़्यादातर लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स आप पहला स्कैन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, बेबी पूरा का पूरा फर्स्ट 3 मंथ में डेवलप हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स बेबी की सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होनी होती है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में तो स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पता नहीं बिनिश, फुल सिग्नल्स हैं बेटा यहाँ पे तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें कम्प्लीटली जो है दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि हम रेडिएशन से मदर को प्रोटेक्ट करें ताकि बेबी के लिए वो फटल ना हो, यानी बेबी को डिफरेंट किस्म के फीटर्स को इन रेडिएशंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो तो और सिचुएशन है बेटा कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली मदर इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम मदर के जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, लेकिन उसके बाद हम जो है यानी इन चीज़ों को हम पहले रिजॉल्व करेंगे, अगर मजबूरी है तो हम स्कैन भी करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिचुएशन, हम पहले से पूछ लेते हैं। कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होगी तो फिर हम इंतज़ार करते हैं। दैट्स वाई प्रेगनेंसी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एनी टाइप ऑफ स्कैनिंग। अच्छा सना, ठीक है बेटा, गाँव में होता है प्रॉब्लम तो चलें, बहरहाल ये सारे प्रॉब्लम इस तरह के हैं कि हम इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भी अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा पढ़ाना भी वेस्ट ना हो।
ठीक है जी, इंशाल्लाह वी होप सो कि जल्दी ही ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएँगे एंड फिर हमारी क्लासेस जो है वो कॉलेज में ही स्टार्ट हो जाएँगी। चलें नेक्स्ट ऑनलाइन आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इसको समराइज़ आपने करने का कहा था, अभी इतना टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आपको पता है कि उसमें पहले सारा रिव्यू ही करवाती हूँ, तो हमने प्रीवियस जो पढ़ा होगा उससे पहले हम रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी? कोई क्वेरी है किसी की तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए। ठीक है जी? टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।